Okay जी. Any questions from the previous session? No? समझ में आया भी है या नहीं आया? Is one? Any questions? Is everything clear? Crystal clear? Good. Okay जी. तो who is going to summarize the previous session? क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? Anyone? Zuan, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? कौन मेथड पढ़े थे? कौन से? कौन ओके. अच्छा, आप लोगों का क्विज देने का मूड इस क्लास में है या नेक्स्ट वाली में? जो कल है. ओके. अच्छा जी, कुछ थोड़ा सा देखा था हमने सेल काउंटिंग का एंड डायरेक्ट सेल काउंट के बारे में बात की थी. इसके अलावा कुछ माइक्रोस्कोपिक. ओके, द ऑनलाइन ऑडियंस, डू यू हियर मी? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. ओके, हमने कुछ पढ़ा था डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट के बारे में एंड देन वी डिस्कस अबाउट सेल काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें कॉल्टर काउंटिंग पढ़ी और उस कॉल्टर काउंटिंग की हमने थोड़ा सा प्रिंसिपल देखा. उसके बाद प्लेट काउंट, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन देखी. एमटीएन हमने थोड़ा सा स्किप किया था बिकॉज इसको एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा. एनीवेज, अगला जो था हमारे पास दिस वाज यस टर्बिडिटी. टर्बिडिटी मैंने स्टार्ट कर दिया था या अभी होना था? आई फॉरगॉट. होना है सर अभी. अच्छा जी, टर्बिडिटी. सो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और उसके अंदर हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट कर सकते हैं. उसमें हम उसमें हम कोई भी काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं. उसमें हम प्लेट काउंट कर सकते हैं. उसमें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन काउंट कर सकते हैं. ये लेकिन इसके साथ साथ there are certain other methods that can be used to measure the microorganisms and the growth of the microbes. उसमें importantly, most importantly आता है turbidity, by the measurement of turbidity. What do you mean by turbidity? Anyone? Turbidity क्या हो सकती है? What is turbidity? Turbidity. This is an English word. लिख देता हूँ यहाँ पे. Turbidity क्या हो सकती है जी? क्या ख्याल है जॉन? टर्बिडिटी dense concentration. This solution is turbid. Thick. Turbidity would refer towards haziness, cloudiness. Yes, turbidity, the cloudiness in the medium. आपने कभी ब्रॉथ बनाया है लैब में? एंड ब्रॉथ चौथा सेमेस्टर में भाई बनाएं, प्लीज बनाएं, हाथ से काम करें. किसी लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ तो होगा ब्रॉथ बनाने वाला और प्लेट बनाने वाला. ऐसा नहीं होगा. नहीं हुआ ही नहीं. नहीं, माइक्रो में नहीं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी इस्तेमाल होगा ब्रॉथ. अच्छा, जब हम ब्रॉथ बनाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपको पता है कि ब्रॉथ हम टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे. जब हम ब्रॉथ बनाते हैं तो ये क्लियर होता है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. वी कैन सी थ्रू इट. लाइट ब्राउनिश कलर बट क्रिस्टल क्लियर.
when we give the inoculum in it, inoculum in the broth, and we incubate for 24 hours at 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब डेफिनेटली इस टेम्परेचर पे इसके अंदर ग्रोथ आ जाएगी। एंड जब हम 24 आवर्स के बाद इस टेस्ट ट्यूब को देखेंगे, we will tap lightly here, इसके अंदर हमें क्लाउडीनेस नजर आएगी, टर्बिडिटी, ये क्लियर नहीं होगा। So this turbidity is actually giving us a clue that अब इसके अंदर ग्रोथ आ चुकी है। अब हम मजीद अगर इसको 10 घंटे के लिए इस ट्यूब को इंक्यूबेट करें 10 आवर्स के लिए, तो जो ट्यूब है इसमें that will be more cloudy as compared to this one। इसका क्या मतलब हुआ कि जब टोटल 34 आवर्स हो गए, 34 आवर्स के बाद ज्यादा क्लाउडीनेस है, इसका मतलब है कि ग्रोथ ज्यादा आ गई। इट मींस दैट the cloudiness or the turbidity is directly linked with the amount of the growth। हो सकता है ऐसा। तो by measuring the turbidity we can estimate the growth of the microorganisms। अब turbidity measure कैसे करनी है? For example, this is a tube, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे लगता है ये turbid है, रिजवान साहब कहते हैं कि this is not turbid। turbidity naked eye से measure नहीं हो सकेगी। We have an instrument to measure the turbidity and that is named as a spectrophotometer। Spectrophotometer. Have you used spectrophotometer ever? स्पेक्ट्रो लैब में पढ़ा हुआ है हमारे पास। कहाँ में पढ़ा हुआ है? कहाँ पे? वो तो पढ़ेगा तो सर। स्पेक्ट्रोफोटोमेटर आपने बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं ऑनलाइन थी तो वो हमारी ऑनलाइन ही थी, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं कुछ करवाया। बायोकेमिस्ट्री तो ऑनलाइन थी तो लैब ली और हमारे ऑनलाइन वन में वो बेनेडिक्ट टेस्ट इस तरह के हुआ तो करते थे किसी जमाने में। I'm surprised basically। ठीक है, मैं इसका प्रिंसिपल बताता हूँ अब आपको ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये मेरा वैसे माइक्रो की डोमेन यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन स्टिल I have to explain it ताकि आपको बात समझ में आए मेरी। Spectrophotometer is an instrument that would measure the turbidity, and you have a base now कि by measuring the turbidity we can estimate the growth of the microorganisms। Okay, turbidity को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है नेकेड आई से मेजर नहीं कर सकते, वी विल बी यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है उस पर बात करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर एक होता है सैंपल होल्डर, उसके अंदर हम अपना सैंपल लोड करते हैं। सैंपल होता है क्यूबिट में। क्यूबिट क्या होती है? एपेंडॉक्स देखिए, एपेंडॉक्स कॉनिकल होती है, क्यूबिट इस तरह की होती है। क्यूबिट की जो दो सरफेसेस हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं और दो सरफेसेस जो हैं वो हेजी होती हैं। हम हमेशा क्यूबिट को लाइक दिस, ये जो ब्लू है ये ब्लू, दीज आर द हेजी सरफेसेस, और ये जो ब्लैक वाली हैं सपोज दीज आर द ट्रांसपेरेंट। तो हम हमेशा क्यूबिट को इधर से पकड़ते हैं, इस पे हम नहीं पकड़ेंगे, अदरवाइज इस पे फिंगरप्रिंट्स आएंगे और वो हमारे डेटा पे इंटरफेयर कर सकते हैं। हम इधर से पकड़ेंगे, सपोज दिस वन इज हियर, हम इस तरह रख देंगे। गॉट इट? अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यहाँ पे मौजूद है एक लाइट सोर्स, इधर मौजूद है एक डिटेक्टर, दिस वन, दरम्यान में आपका सैंपल है। सैंपल के अंदर क्या, ये ब्रॉथ है ना जो आपने 24 घंटे के बाद लिया था, इसके अंदर बैक्टीरिया है। ओके, अब लाइट सोर्स क्या करेगा? दैट विल एमिट द लाइट। मिसाल के तौर पे 100 यूनिट्स लाइट एमिट कर रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एंड डिटेक्टर विल डिटेक्ट द लाइट जो कि यहां से पास थ्रू होके आएगी हियर, दिस वन। अब सपोजिंगली जो डिटेक्टर है ये 70 यूनिट्स डिटेक्ट कर रहा है, बाकी 30 यूनिट्स कहां? दे आर absorbed by the particles that are present in your sample। this is the absorbance। absorbance इस केस में कितनी आई है? 30। now you can say you can compare this tube with the other one कौन सी? जो 34 आवर्स के बाद थी। फॉर एग्जांपल मैं 34 आवर के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा है, डेंस हो गया। अब जो पास थ्रू करके डिटेक्टर ने लाइट डिटेक्ट की, फॉर एग्जांपल दैट इज डिटेक्टिंग 50 यूनिट्स। अब अब्सॉर्बेंस कितनी आई है? 50। दिस अब्सॉर्बेंस इज एक्चुअली मेजरिंग द टर्बिडिटी एंड वी आर यूजिंग द लाइट, सो
एक्चुअली यहाँ पे आपने देखा कि डेंसिटी इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से अब्जॉर्बेंस इंक्रीज हुई है, तो दिस वुड बी टर्म्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी, कह सकते हैं इसको हम ऑप्टिकल ड्यू टू लाइट, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ योर सैंपल या ओडी। ये ओडी की टर्म बड़ी कॉमन है जी, ओडी। सो बाय मेजरिंग द ओडी वी आर एक्चुअली मेजरिंग द टर्बिडिटी और दिस इज अब्जॉर्बेंस। इस तरह से हम जिस सॉल्यूशन की ओडी ज्यादा है that would be more in the growth, तो टर्बिड है उसमें ग्रोथ ज्यादा होगी, जिसकी टर्बिडिटी या ओडी कम है उसमें हमारे पास ग्रोथ कम होगी। वी कैन कंपेयर इट। याद रखिएगा ओडी जो मैक्सिमम है ये 1.0 होती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होती 1.0 मैक्सिमम, इससे कम होगी 0.9, 0.8, 7, 0.6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ओडी का कोई यूनिट नहीं हुआ करता, दिस ओडी डज नॉट हैव एनी यूनिट। हाँ, ये जो लाइट सोर्स है ये हम इसकी वेवलेंथ वेरी कर सकते हैं। अगर हम ये लिविंग सेल्स के लिए कर रहे हैं तो लाइट सोर्स हम यूज करेंगे 600 से लेकर 620 नैनोमीटर तक। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें आप डीएनए में प्रोटीन की कंटामिनेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसमें हम 260 टू 280 नैनोमीटर की ओडी लेके उसकी रेशियो फाइंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रोटीन की कंटामिनेशन है। तो दिस इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, इंस्ट्रूमेंट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वी आर मेजरिंग टर्बिडिटी और द अब्जॉर्बेंस, और इस एस्टीमेट से वी आर हैविंग एन एस्टीमेट कि इसमें बैक्टीरिया की क्वांटिटी या माइक्रोबियल ग्रोथ कितनी थी। ओके हो गया, गुड। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है, दिस इज अ वेरी रैपिड मेथड, दिस इज यूज्ड रूटीनली, वन टाइम कोरिलेशन विद प्लेट काउंट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू यूज टर्बिडिटी फॉर डिटरमिनिंग सेल नंबर। हम इसको करेंगे इन एक्सपेरिमेंट्स को 2 से 3 दफा करेंगे, 4 दफा करेंगे मिसाल के तौर पे, तो हमारे पास एक लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा कि अगर OD 0.8 आ रही है तो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं हमारे पास 10⁻⁶ आ रहे हैं, तो फिर हम डायरेक्टली कोरिलेट कर पाएंगे कि जब भी हमारे पास OD 0.8 आएगी तो नंबर ऑफ सेल्स 10.6 के अराउंड होंगे। तो इसके लिए हमें ये इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? गुड। सो कमिंग नेक्स्ट, दिस वन इज द टोटल वेट। नेक्स्ट वन, ये टोटल वेट वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने करना क्या है, you want to grow the microorganisms and you want to take the growth of the microorganism in a test tube। तो टेस्ट ट्यूब में मीडिया लोड करने से पहले टेस्ट ट्यूब का वेट कर लें सबको। इसकी मिसाल देते हैं, मिसाल के तौर पर ये टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर आपने मीडिया ऐड किया। भैया ऑनलाइन जो बैठे हैं आपको ये मेरा बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। इसके अंदर मीडिया लोड किया, फिर हमने इसके अंदर इनोकुलम दिया स्ट्रेन्स का, 24 आवर्स तक ग्रो किया बस। अब इनिशियल पॉइंट पे इसकी हमने इस टेस्ट ट्यूब का वेट ले लिया, मिसाल के तौर 10 ग्राम। 24 आवर्स के बाद इसमें ग्रोथ आई, फिर हमने क्या किया कि इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में से जितना भी सेल थे, नंबर ऑफ जो बैक्टीरियल सेल थे, वो पैलेट की फॉर्म में इधर सेटल डाउन हो जाएंगे। जो सुपरनेटेंट होगा मीडिया, हम उसको रिमूव कर देंगे। जब रिमूव कर देंगे तो फिर इस टेस्ट ट्यूब का वेट करेंगे। अब मिसाल के तौर पर इसका वेट आ रहा है 10.3 ग्राम। तो दिस 0.3 इज एक्चुअली द वेट ऑफ द सेल्स, एंड बाय मेजरिंग द वेट वी आर estimating the number of microorganism and the growth of the microbes. Okay, अब चलते हैं आगे। ये जो टोटल वेट है that can categorize into 2 types, fresh weight and dry weight। ये जो हमने अभी लिया है ये फ्रेश वेट है। इसमें जब पैलेट बनी है, दिस इज द फ्रेश वेट। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अभी एंड तक? हेलो सर आ रही है। यस सर। जो मेरा हाथ है ये नजर आ रहा है अभी? जी सर। अच्छा, 10.3 ग्राम। अब ये फ्रेश वेट है। हो सकता है कि जब ये पैलेट बनी है तो
इस पैलेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी ट्रैप हो गए हों जो कि एक मिस कैलकुलेशन दे सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ड्राई कर लें, कोई ओवन में ड्राई कर लें इसको, और ड्राई करने के बाद वेट ले लें। अब जो वेट होगा दिस वुड टर्म्ड एज ड्राई वेट, और ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। गॉट इट? ड्राई वेट एंड फ्रेश वेट, एंड बाय मेजरिंग द वेट, so इसकी जो लिमिटेशन है, दिस इज अ tedious and time consuming process. It is one of the best method to for the measuring the growth of the filamentous organisms. देखें ये जो filamentous organisms हैं, फॉर एग्जांपल आप फंजाई को ग्रो कर रहे हैं या किसी भी ऐसे मोल्ड ग्रो कर रहे हैं जो फिलामेंट्स की फॉर्म में माइसीलियम बनाते हैं, तो माइसीलियम या filamentous organisms के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कोई अच्छा वो जो टर्बिडिटी मेजरमेंट है वो एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। फिलामेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म तो नहीं है सेल्स, तो फिलामेंट अगर आ गया लाइट सोर्स के सामने तो हमारे पास ओडी ज्यादा आ जाएगी, फिलामेंट ना आया तो ओडी कम, वो कोई रिलायबल सोर्स नहीं है फॉर द फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स। सो फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स के लिए हम टोटल वेट वाला मेथड यूज करते हैं। तो जितने भी हमने अभी तरीके पढ़े हैं दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस एंड सम एडवांटेजेस। मिसाल के तौर पे अगर मैं पीछे वाले पे जाऊं तो इसमें जो हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन उसके बारे में पढ़ते हैं कि it have ability to concentrate the bacteria by filtration before they are plated. This can be used to count cells in dilute environments. अगर सैंपल के अंदर dilute cells भी हैं, जैसे कि हमने इससे पहले कल्चर इनरिचमेंट का पढ़ा था, तो इस केस में हमें कल्चर इनरिचमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, हम सिर्फ सैंपल को फिल्टर करेंगे, फिल्टर के ऊपर उठा के फोर्सेप्स से आपने प्लेट पे रखा, प्लेट के ऊपर ग्रोथ आ गई एंड यू काउंटेड इट। प्लेट काउंट टाइम कंज्यूमिंग है बट टेक्निकली सिंपल मेथड है दैट डजंट रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, generally used only if the sample has at least 10 raised to power 2 cells per ml, और टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि हमें 24 घंटे की या 48 आवर्स की इंक्यूबेशन देनी पड़ेगी जो कि हमें टाइम लगेगा उसके लिए, या अगर आपके पास स्ट्रेन ऐसा है जिसके लिए 7 डेज की इंक्यूबेशन देनी पड़ती है, इन दिस सेंस द टाइम वुड बी कंज्यूम्ड। चलें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, बात कुछ समझ में ना आई हो? रिजवान आसान है वो किधर होता है? रहमतुल्लाह नजर नहीं आता, काफी दिन हो गया। पैसे ले रहे? अच्छा, अगला है जी मेजरिंग द सेल प्रोडक्ट्स। देखें अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं तरीके, चाहे हम ओडी ले रहे हैं, चाहे हम प्लेट काउंट कर रहे हैं, चाहे हम वेट ले रहे हैं, चाहे हम माइक्रोस्कोपिक काउंट कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्ट काउंट कर रहे हैं, डायरेक्टली वी आर एस्टिमेटिंग। ऐसा भी तो हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उन प्रोडक्ट्स को एस्टिमेट करें, और प्रोडक्ट को देखें कि प्रोडक्ट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसका मतलब है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, प्रोडक्ट अगर कम है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम है। ये प्रोडक्ट कौन कौन सी हो सकती हैं? गैसेस, एटीपी एंड द एसिड। तो ये है मेजरमेंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इनडायरेक्टली, यू कैन मेजर इट। मिसालें अभी थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देयर आर डिफरेंट बैक्टीरिया व्हिच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एसिड्स। जैसे पिछली सेशन में हमने पढ़ा था कि इकोलाई लैक्टोज फर्मेंट करता था, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता था, लैक्टिक एसिड पीएच ड्रॉप करता था और प्लेट का कलर चेंज हो जाता था। इसी तरह से अगर आप वो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ उस लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन को एस्टिमेट कर सकें, एंड यू नो दैट द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एसिड इज अ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन तो की है होगी ना आपने? टाइट्रेशन से अगर आप एस्टिमेट कर सकें कि कितना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ सेल्स थे। दिस इज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ बाय मेजरिंग इट्स प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है? एसिड हियर, लैक्टिक एसिड। गॉट इट? This can be done. अगला है gases. There are bacteria which produce carbon dioxide when they ferment a carbon source. जैसा कि लैक्टोज फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन सोर्स की फर्मेंटेशन हो रही है जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस हो रही है। अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको कैसे करते हैं? बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग है। ये आज भी हमने पढ़ना है और इसको हमने दोबारा भी पढ़ना है जब हमने बायोकेमिकल टेस्ट पढ़ने हैं आगे जाके। चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी अभी ना थोड़ी थोड़ी। देखें ये एक हम टेस्ट ट्यूब, अनफॉर्चुनेटली माय मार्कर इज नॉट वर्किंग। एक टेस्ट ट्यूब बनाते हैं जी,
इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं ब्रॉथ। ओके, इसमें हमने बैक्टीरिया इनोकुलेट कर दिया जो कि फर्मेंटेशन करेगा और फर्मेंटेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब टास्क ये है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इंट्रैप करना है या डिटेक्ट करना है कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक और छोटी ट्यूब, दिस इज कॉल्ड डरहम ट्यूब, इसको इन्वर्टेड फॉर्म में ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, लाइक दिस, इन्वर्टेड, बिल्कुल ये मीडिया यहां तक है, इसके अंदर इन्वर्टेड डरहम ट्यूब हमने इंसर्ट कर दी। अब इसके अंदर इनोकुलम दे दिया, जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे दे विल बी प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये जो ट्यूब है इसके अंदर भी मीडिया है ना, इस टाइम जब आपने इसके अंदर डिप कर दिया तो एयर तो नहीं है, इसके अंदर मीडिया है, तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी यहाँ पे एयर बबल बनना शुरू हो जाएगा। हियर आप इसको 10 घंटे रखेंगे तो एयर बबल इतना हो सकता है, आप इसको ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो एयर बबल इतना हो सकता है। ये नीचे मीडिया है दिस वन और ऊपर एयर बबल है। तो बाय मेजरिंग दिस एयर बबल ये गैस प्रोडक्शन हुई है। हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर गैस प्रोडक्शन ज्यादा है इसका मतलब है कि माइक्रोबियल ग्रोथ रेट ज्यादा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो कर गए। अगर ये एयर बबल कम है वी कैन एस्टिमेट इट। क्लियर? तो दिस इज आल्सो अ प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या गैस जिसको हम मेजर कर रहे हैं। तीसरा है एटीपी। Firefly luciferase catalyzed light emitting reaction when ATP is present. अगर पता है luciferase का पढ़ा होगा रिएक्शन तो बायोकेमिस्ट्री में। Luciferase is an enzyme which has ability to hydrolyze or degrade the ATP and to produce the fluorescence. अच्छा, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। देखें, जैसे जैसे कोई स्ट्रेन या नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, they will be producing more ATP। ठीक है, तो हम अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर ल्यूसीफेरेज ऐड कर देंगे। जितनी एटीपी ज्यादा होगी उतनी फ्लोरेसेंस ज्यादा होगी, क्योंकि ल्यूसीफेरेज का सबस्ट्रेट मौजूद है, ल्यूसीफेरेज उसको कन्वर्ट करता जाएगा, फ्लोरेसेंस आती चली जाएगी। So we are actually measuring the ATP and indirectly we are measuring the growth of the microorganism that are growing there. This is the indirect method और इसको हम इस्तेमाल करते हैं different conditions में, different limitations के साथ। And this was ये ATP वाला पॉइंट दोबारा बता दें प्लीज। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखें, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में दैट इज प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो अगर हम ये किसी तरह से एस्टिमेट कर लें कि कितना एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे हमें एस्टिमेट हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके लिए एटीपी एज अ सबस्ट्रेट यूज होता है ल्यूसीफेरेज में। ल्यूसीफेरेज इज एन एंजाइम व्हिच विल ब्रेक डाउन द एटीपी एंड विल प्रोड्यूस द फ्लोरेसेंस। जितना सबस्ट्रेट ज्यादा होगा उतना ल्यूसीफेरेज एटीपी को ज्यादा उसको कन्वर्ट करके ज्यादा फ्लोरेसेंस देगा। तो हम अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ल्यूसीफेरेज ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल दो टेस्ट ट्यूब्स हैं ना, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों के अंदर ग्रोथ है। हमने इसके अंदर भी ल्यूसीफेरेज ऐड कर दिया, इसके अंदर भी ल्यूसीफेरेज ऐड कर दिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब ए है और ये बी टेस्ट ट्यूब ए के अंदर फ्लोरेसेंस ज्यादा आ गई, इसका मतलब है कि इसके अंदर ज्यादा एटीपी मौजूद है। इसके अंदर कम फ्लोरेसेंस आ गई, इसका मतलब है कि इसके अंदर एटीपी मौजूद है लेकिन लेस। तो जिसमें ज्यादा एटीपी है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज्यादा ग्रोथ है, तो वी कैन एस्टिमेट इट। ओके ओके, यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, कोई और मसला मसाइल यहाँ तक? वी आर हियर टू स्टार्ट द 5th चैप्टर। 2 चैप्टर हमने खत्म किए हैं। हमने चैप्टर 1 पढ़ा है इस बुक से, चैप्टर 4 पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, और 2 हमने चैप्टर खत्म कर लिए हैं जी। अब तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ने लगे हैं, दिस इज द कंट्रोल ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं हर जगह पे हैं, बुक भी है, जी ड्राइव का लिंक है, उसके अंदर पूरी बुक मौजूद है। जी ड्राइव के लिंक में जाएं, बुक डाउनलोड कर लें, आपके लिए फ्यूचर में भी काम आएगी। जो सॉफ्ट कॉपी में बुक्स हैं अपने पास रखें,
अगर आप लोगों को कुछ चाहिए हुई बुक तो बता दीजिएगा, मेरे पास अपनी बहुत सारी पढ़ी है, अगर ना पढ़ी तो आई विल ट्राई टू डाउनलोड इट। तो आपके पास मॉलिक्यूलर की बुक्स होनी चाहिए, माइक्रो की होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स होनी चाहिए, सेल की होनी चाहिए। बुक से पढ़ने की आदत डालें प्लीज़, स्लाइड से मत पढ़ा करें, मतलब जो टीचर स्लाइड दे रहे हैं वो तो लिमिटेड बातें होती हैं उसमें। हाँ, ये जो हमने पढ़ी हैं जो टॉपिक्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूमन पर्सपेक्टिव बुक से ही प्रिपेयर करें। यू कैन प्रिपेयर इट ऑन फ्रॉम एनी बुक दैट इज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये तैयार होना चाहिए आपको, बस चाहे यही बुक पढ़ लें तो ये बुक बड़ी सिंपल है और बड़ी उसने स्कीमेटिकली इसको दिया है, स्लोली इसको कॉम्प्लिकेटेड किया है। बहुत सारी बुक्स हैं, ब्लैक है, प्रेस्कॉट है, टटोरा फंकी है, और लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है मुझे लगती है कि क्या बताऊँ। क्विज का सिलेबस जितना पिछली क्लास तक पढ़ा था आप लोगों के लिए वो है, बिल्कुल नहीं करूँगा। और चलें अगला स्टार्ट करें या आपको कोई ब्रेक चाहिए है तो 2-1 मिनट। मैं चैप्टर नहीं करूँगा, कम नहीं करना, ना सिलेबस कम होगा ना कोई पोस्टपोन होगा, जिस वीक में है उसी वीक में होगा। और अगर कोई ना आया तो उसका रीटेक भी नहीं होगा। जी अब समझ नहीं आई बात, मुझे फिर से समझाएंगे। सर मैं ये बोल रही हूँ कि इतना ज्यादा इकट्ठा सिलेबस जो है वो क्विज के लिए ना दिया, फिर साथ क्विज ले ले दे दें, मैंने कुछ 4 लेने मैक्सिमम, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आप तो मुझे कह दीजिएगा, मैं अगले वीक में फिर से ले लूँगा 4 क्विज। मैंने पहले सेशन बताया था, आई विल टेक 4 क्विजेस एंड वी विल काउंट बेस्ट 3, और अगर 3 लिए तो विल काउंट बेस्ट 2। मुझे जब आप क्विज देना चाहें मुझे एक वीक पहले बता दीजिएगा या एक क्लास पहले बता दीजिएगा कि हमने कल क्विज देना है, मैं क्विज ले आऊँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन 4 नेक्स्ट इवन वालों के नेक्स्ट इवन आप मुझे नेक्स्ट वीक में याद करवा दीजिएगा जाते हुए, मैं उससे नेक्स्ट वीक में आपका क्विज ले लूँगा, मुझे कोई नहीं। अभी जो मैंने अनाउंस किया है ना ये होगा, एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा तो मैं नहीं चाहता। वैसे तैयारी हो जाएगी, मिनट्स आने वाले हैं, 5वां वीक तो आ गया, पीछे 2 वीक रह गए। नहीं प्रिपरेशन हो जाएगी, मतलब बी प्रिपेयर। पहला चैप्टर उसमें है क्या, उसमें वो हिस्ट्री है, उसमें से भी कोई 2 पता नहीं टॉपिक हमने छोड़ दिए थे, वो फजूल वाले थे, वो पता नहीं पास्ट टाइम समथिंग छोड़ दिए थे, बराबर। और वो इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के, उसमें है क्या। अभी मसला आपको आएगा जब आप बायोकेमिकल टेस्ट प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, उसके साथ जब आप करेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो मसला आएगा। अभी तो ये एक ही टेक्निकल चैप्टर पढ़ा है, वो भी बहुत सिंपल से, ऐसा है ना। हेलो मान गए, अभी ज़्यादा नहीं हमने इनकार करना। चलें नहीं क्विज तैयार कर लीजिएगा, डोंट वरी। मैंने वैसे भी 3rd वीक में बता दिया था कि 5th वीक में क्विज होगा, तो आपको पिछला तो तैयार हो जाना चाहिए था। जो चैप्टर पढ़ा था कल तक, पिछली क्लास तक, उसके लिए वीकेंड मिल गया था, वो तैयार कर लेते हैं। आई हैव लॉजिक्स, आई विल नॉट रिड्यूस। आई नो आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत सारे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अभी शुक्र ये है कि इस कोर्स के लिए आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं प्रेजेंटेशन भी लेता और फाइनल में ऐड भी करता। तो इस कोर्स के साथ मेरे पास सहूलत ये है कि ये 203 के कोड से है, तो इसमें अगर मैं नाम भी लूँ तो इस फाइन। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद से पढ़ा सकूँ। तो अगर आप मेरे पास गजराल नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरे पास 7 सेमेस्टर में फूड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने आए तो उस टाइम पे प्रेजेंटेशन भी होंगे, क्विजेस भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगे। उस टाइम थोड़ा सा मोड डिफरेंट होगा, बिकॉज उस टाइम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पूरी डिग्री करके तो आखिरी साल में आ गए हैं और आप बहुत समझदार हो चुके हैं। हालांकि मुझे बात का मुझे लगता है कि मेरी मिसकंसेप्शन है, बट स्टिल आई विल एक्सपेक्ट। अच्छा पढ़ें आगे। Good. The next chapter that we are going to start, this is about the sterilization and the control of the microorganism, and you have a clear point about the control of the microorganisms, because microorganisms that are growing, that they are everywhere. They are present in air, water, soil. They are ubiquitous. Ubiquitous की बात हुई थी आपकी क्लास में,
Ubiquitous. What do you mean by ubiquitous? English का word है, कुछ idea नहीं. Ubiquitous. UBIQUIOUS. Ubiquitous. So you mean true? Okay. ये आप डिकोड कर रही हैं इसको? नहीं वो ubiquitous. नहीं, ये वो EU है, वो EU है, ये just U है. What is Ubiquitous हम उस चीज के लिए यूज करते हैं which is present everywhere. Ubiquitous. Present everywhere. Bacteria are ubiquitous. They're present everywhere. तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं they are beneficial. Many of them are pathogenic. And so we should have a control on the bacterial growth. हमें फूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कंट्रोल करना है, हमें इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कंट्रोल करना है, और हमें डेली लाइफ में भी इसको मैनेज करना है. इफ वी विल लीव इट अनकंट्रोल्ड तो नुकसान अल्टीमेटली हमें होगा. हमने पोटैटो सैलेड में देखी थी एग्जांपल, अगर हम उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते तो वो शेल्फ लाइफ 4 घंटे से बढ़ के 12 घंटे तक जा सकती थी. क्यों? क्योंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल में ले लिया, स्लो डाउन कर दिया या इनहिबिट कर दिया. विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव सर्टेन टर्म्स, बड़ी कॉमन है, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपको आती है कि नहीं. उसमें पहली टर्म है स्टेरिलाइजेशन. लैब में जब आप इंस्ट्रूमेंट वो जो पेट्री प्लेट्स बनाते हैं या आप फ्लास्क बनाते हैं, हम उसको स्टेराइल करते हैं, स्टेरिलाइजेशन. दूसरी आप वर्ड यूज करते हैं डिसइंफेक्ट, डिसइंफेक्शन. दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क होता है, मैं बता देता हूँ क्या होता है, ये आप बता दो. थोड़ा ऊंची बोलने का, दरवाजा खुला हुआ है. स्टेरिलाइजेशन में जितने भी जर्म्स होते हैं ना किसी भी सरफेस पे वो किल हो जाते हैं. और डिसइंफेक्शन में जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं. अच्छा, तो फिर डी जर्मिंग क्या होगा? एंड पे सेकंड लास्ट. अगर डी जर्मिंग ये है तो फिर डिसइंफेक्शन क्या होगा? तो जर्म्स, डी जर्मिंग जर्म्स, तो डी जर्मिंग क्या होगा? चलिए उसको भी छोड़ें. एंड पे लिखा हुआ है सैनिटाइज, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइज्ड. तो सैनिटाइजेशन क्या होगा? हैंड सैनिटाइजर्स, वो भी तो इन्फेक्शन कॉजिंग को किल करते रहे पिछले 8-9 महीने हम लोग. सैनिटाइजेशन. इसके अलावा पेस्चराइजेशन, मिल्क कहते हैं पेस्चराइजेशन, या अदर फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, वाइन, बियर, इसकी पेस्चराइजेशन होती है. डिकंटामिनेशन. तो आपको पता है इनमें डिफरेंस की कुछ तरह जहन लड़ाई है. ये जो ऑनलाइन लोग हैं ना, ये भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आई डोंट हैव एनी इशू. You guys can? आपकी आवाज ना मुझे बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों. आज मेरे कान भी काम नहीं कर रहे. तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? इस चेयर पे खाली पड़ी हुई है. चलें इसके बाद आ जाएगा, इस क्वेश्चन के बाद. अच्छा, सैनिटाइजेशन. नो रिजवान बोलो कुछ. फर्क क्या है? स्टेरिलाइजेशन में मतलब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए सब उसको यूज करते हैं. अच्छा जी. और डिसइंफेक्शन अगर कोई बैक्टीरिया एक्सीडेंट की उसमें आ जाए तो उसके चांस को मिनिमाइज करने के लिए एंटीबायोटिक के जरिए वो गलती से क्लिक हो गया था, अगली स्लाइड आ गई थी, हमने पढ़ लेना था फटाफट. चलें. नहीं रिजवान, कुछ बात हमारी वैसे ठीक है, आप दोनों की कुछ बात मिलाएं तो बात बनेगी. डिसइंफेक्शन फिर क्या होगा? और सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन भी तो करते रहे हैं, वो उसकी कोविड के लिए, कोरोना की, वो भी इन्फेक्शन ही कॉज कर रहा था. चलें, नो आइडिया. ये ऑनलाइन काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जनाब. एक सैयद ताहिर अब्बास साहब मुझे अभी भी नजर आए थे. ताहिर साहब, डू यू हेयर मी? निकल गया हुआ. ओके, रानिया हफीज, डू यू हेयर मी? गुड. आतिका इफ्तिखार, Yes, are you sir. there? Yes. Atika,
do you think there is any difference between sterilization and disinfection and sanitization? Something. सर मुझे प्रॉपर आइडिया तो नहीं है, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा कोई ना कोई माइनर सा। कमाल का जवाब आपने दे दिया वैसे। ओके, वकार हुसैन, आर यू देयर? ज़हीम अमजद, Yes, sir. आर यू देयर? Yes, sir. ये तो रहने देंगे, बदल जाएगा। Yes, sir. ओके, ज़हीम, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, लेकिन रुक जाओ जरा, मैं अभी सुनने के मूड में हूं। अब ना एक दूसरे को बुला लेना इतनी देर में। We'll see you next time, hopefully, all of you. BT N2 N2 ओके जी, जरा अटेंडेंस दीजिएगा मुझे। आप लोग मशवरा ना दें मुझे। ओके, अबीहा बाबर, अशीज नसीम लोधी, अस्मा मोहम्मद मुमताज, अस्मा रज़ाक, Yes, sir. आयशा ताहिर, बिस्मा महबूब, सर आयशा ताहिर प्रेजेंट। बिस्मा महबूब, प्रेजेंट। ओके, बुशरा मुर्तजा, Present, sir. फारिया फरहान, गुलनाज बीबी, Present, sir. आ गए हैं सब। हाफिजा जवेरिया अकबर, जन्नत हारून, Yes, sir. माहीन ज़हरा, मोहम्मद अब्दुल्ला, इसने मुझे ईमेल की थी, मोहम्मद नवील हमजा, रानिया हफीज, Present. रिमशा हामिद महमूद, Yes, sir. आद नईम खान, गुड, समन रऊफ रामे, सना लियाकत, शेरदिल अली खान। भैया किधर है, कोई तो पता है इसका? सर जी सैयद इधर बैठा हूँ सर, ऑनलाइन। अच्छा, ओके। सैयद ताहिर अब्बास, प्रेजेंट सर। अच्छा ताहिर साहब, अभी 5 मिनट पहले तक तो मैं आपको पुकार रहा था और आप गायब थे बेटा, आपके लिए अटेंडेंस शुरू किया मैंने। ओके, अब सर आई थिंक हैंड फ्यूज रिव्यू होगी। तैयबा कमर, वकार हुसैन, ज़हीम अमजद। प्रेजेंट सर। Yes, sir. अच्छा जी, देखें, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई चेक यू गाइस टुडे। आई विल नॉट टॉलरेट, और मैं उसको अपने पास मार्क करूंगा, मैं दोबारा से अटेंडेंस नहीं लूंगा। तो यू शुड बी देयर ऑल द टाइम इन द क्लास। इस तरह मत करें, नॉन सीरियस एटीट्यूड है, फिर मैं थोड़ा सा वो रिजिड हो जाऊंगा, नुकसान अल्टीमेटली आपका होगा, बुरा लगेगा। आज सुबह वाली क्लास में कुछ ऐसा ही सान्या हुआ था, तो मैंने 4 लोगों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर पूरी क्लास का एक एनवायरनमेंट टेंस रहा, मतलब आई थिंक एक अयाज खान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। आनी, मिनाहिल बेग, नाजिश रियाज, रिजवानुल्लाह, उम्मे रुबाब। प्रेजेंट सर। चलें, गुड, बच गए सारे। सो यहाँ पे मेरे पास चैट नहीं, किसी की चैट है। नवील हमजा प्रेजेंट। नवील, मुझे अब अगली क्लास में याद करवाना, मैंने अब साइन आउट कर दिया बच्चे, अगली क्लास में शुरू करने से पहले याद करवाना। ओके, so the control of microorganisms that is necessary, and we use different terms: sterilization, disinfection, pasteurization, decontamination, degelling and sanitization. इनमें डिफरेंस क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि how can we differentiate between all of these terms. सबसे पहले उसमें आएगी sterilization, and sterilization is actually the process of removing or destroying all the microorganisms that are present in any surface. ठीक है,
मिसाल के तौर पे हम इसके लिए यूज कर सकते हैं हीट यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इरेडिएशन। ये इरेडिएशन क्या होता है जी? दिस वन, इरेडिएशन हियर, व्हाट इज दैट? एक रेडिएशन है और एक इरेडिएशन है। क्या हो सकता है इरेडिएशन? irradiation. The radiation are the rays of the waves. Irradiation is the exposure to that rays. For example, आपने रूम में यूवी लाइट है, उस रूम में आपने फ्लास्क रख दी जिसको स्टेराइल करना है, यूवी लाइट ऑन कर दी, नाउ यू आर irradiating the flask. Irradiation. इसके अलावा तो स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करेंगे? The process of removing or destroying all the microorganisms, viruses, endospores which are present on any product or in any product, that would be termed as sterilization. और इसके लिए हम certain techniques यूज कर सकते हैं, chemicals, filtration, heat या irradiation, ठीक है। और जो आइटम स्टेराइल होगा उसको हम डेफिनेटली स्टेराइल आइटम कहेंगे। आप बैटरी प्लेट्स, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब को हीट स्टेराइल करते हैं बाय ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो आपके पास सरफेस होती है बेंच टॉप जिस पे आप काम करते हैं, उसको एथेनॉल के साथ स्टेराइल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगला है डिसइंफेक्शन, द प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स मोस्ट और ऑल ऑफ द पैथोजेंस ऑन और इन एनी मटेरियल, ठीक है। और इसमें डिसइंफेक्शन में हम ज्यादातर एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम नाम देते हैं बाद में बायोसाइड्स, जर्मीसाइड्स, बैक्टीरिसाइडल या एंटीसेप्टिक्स। ओके, तो ये फर्क है डिसइंफेक्शन में। डिसइंफेक्शन में पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, स्टेरिलाइजेशन में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं आपने वायरसेस, एंडोस्पोर्स सबको खत्म कर दिया। नेक्स्ट वन इज द पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन इज रिडक्शन इन द स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिल्क है, मिल्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, और मिल्क को अगर आप बॉयल ना करें यानी पेस्चराइज ना करें तो मिल्क को हम शायद उसकी 2, 3, 4 घंटे ही शेल्फ लाइफ है। बट व्हेन वी पेस्चराइज इट तो हम स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करते हैं। स्पॉइल वो फिर भी होता है बट शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द स्पॉइलेज बैक्टीरिया। और पेस्चराइजेशन की जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या होती है पता है किसी को? कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए पेस्चराइजेशन करते हैं? सर 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पे करेंगे तो मिल्क के अंदर मौजूद सारी प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाएंगे। हम घर में यही करते हैं। यस, 70 डिग्री पे कर लें, 72 मैक्सिमम कर लें, और 15 सेकंड्स के लिए। दिस इज द पेस्चराइजेशन। घर में क्या कर रहे होते हैं मिल्क के साथ? आधा घंटा नहीं, वो मुझे आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ किड, तो अम्मा कहती होती थी कि वो जब तक वो 3 वो आना है ऊपर उसको बंद नहीं करना चूल्हे को। आई डिड दैट। तो जब बॉयल हो गया तो इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है भाई वो, तो कोएगुलेट कर रहे हैं उसके प्रोटीनेशियस कंटेंट को। जो पेस्चराइजेशन इसी वजह से जो मार्केट में पेस्चराइज्ड मिल्क आता है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होता है घर में बॉइल्ड मिल्क की निस्बत, ठीक। तो पेस्चराइजेशन, और ये खास तौर पर फूड प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमने नॉर्मल जो माइक्रोबियल फ्लोरा उसको एलिमिनेट नहीं करना, हमने उसको रिड्यूस डाउन करना है ताकि शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। अगला है डिकंटामिनेशन। दिस इज द ट्रीटमेंट दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पैथोजन टू अ लेवल दैट इज कंसिडर्ड सेफ टू हैंडल। डिकंटामिनेट, पैथोजेंस मौजूद है हाथ पे सारा दिन, घर गए उसको हैंड वॉश किया, पैथोजन 100% एलिमिनेट नहीं कर पाया आप, और उसको रिड्यूस डाउन कर दिया, नाउ दिस इज कंसीडर्ड सेफ, यू कैन ईट इट नाउ विद दीस हैंड्स। तो उसको डिकंटामिनेट करना, रिड्यूस डाउन करना कि आप उसको सेफ लेवल पे कंसीडर कर रहे हो, और ये ज्यादा पैथोजेंस की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा डीजर्मिंग, दैट इज अ ट्रीटमेंट यूज्ड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन अ स्पेसिफिक एरिया, पर्टिकुलरली द स्किन। डीजर्मिंग, यस, पर्टिकुलर एरिया आप फोकस करते हैं, और फॉर एग्जांपल स्किन के लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है व्हेन इंजेक्शन इज देयर टू इंजेक्ट, और डीजर्मिंग की जाती है पहले, उसके बाद उसको तो स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिकली ऑन द स्किन। और सैनिटाइजेशन, द रिडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू सम हेल्थ स्टैंडर्ड्स। हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली
उसको रिड्यूस डाउन करना, दैट विल बी टर्म्ड एज सैनिटाइजेशन। और हम सैनिटाइज्ड कहेंगे उन हाथों को या उन इंस्ट्रूमेंट्स को which have been reduced according to the health standards। और हेल्थ स्टैंडर्ड्स हमारे पास WHO के हो सकते हैं। सर सैनिटाइजेशन में कंप्लीट कट डाउन नहीं होगा कि रिड्यूस होगा? कट डाउन तो होगा, लेकिन अप टू द हेल्थ स्टैंडर्ड्स देखें। जो अगर मैं स्किन की एग्जांपल लेता हूं तो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है स्किन पे, तो अगर हम इसको कितना सीवियर कोई दे देंगे कुछ चीज़ तो नॉर्मल फ्लोरा डाई हो जाएगा। हमने वो नहीं करना, हमने सिर्फ स्किन के ऊपर मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को यानी कि अकॉर्डिंग टू द हेल्थ स्टैंडर्ड्स रिड्यूस करना है। इसी वजह से जो लोग बहुत ये ज्यादा सब कहते हैं ना कि 99% जर्म्स खत्म हो जाते हैं। वो, हाँ, वो जो कमर्शियल आती हैं वो एक्चुअली उनसे पूछे कि हाउ कैन दे किल द 99% फ्लोरा ऑन द स्किन, इसका मतलब है कि स्किन तबाह कर रहे हैं। इस पे बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। जो लोग लैब्स में काम करते हैं और बार बार सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी स्किन डिफरेंट हो जाती है। इवन कुछ लोग हैं वो उनको सोप के साथ बार बार हाथ धोने की आदत होती है तो उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। इसीलिए कि नॉर्मल फ्लोरा किल हो जाता है और स्किन का नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है मेंटेन नहीं रहता। 99.9% इज नॉट एनी स्लोगन, ये नहीं होना चाहिए। हमें रिड्यूस करना है अकॉर्डिंग टू द हेल्थ स्टैंडर्ड्स, जितने हेल्थ स्टैंडर्ड्स हमें अलाउ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो इसी वजह से एक दफ़ा ये भी कंट्रोवर्सीज आई थी कि जितने एंटी माइक्रोबियल सोप्स हैं ये समहाउ डेंजरस हैं हेल्थ स्किन हेल्थ के लिए। बट इस दफ़ा इसमें कोविड के केस में तो किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा और ऐसे ऐसे वो बने हैं हैंड सैनिटाइजर्स कि हमें ये भी नहीं पता कि उनकी फॉर्मुलेशन क्या है। हर गली मोहल्ले में लोगों ने वो चीज़ें मिक्स की हैं और उसको बना के दे दिया है, पता नहीं क्या उसके अंदर ऐड हुआ क्या किया, वी डोंट नो अबाउट इट। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज़ दिस इज सेंसिटिव मैटर। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? अगला है ये जितनी भी हमारे पास कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमने टर्म्स पढ़ी हैं, सैनिटाइजेशन, डीजर्मिंग, स्टेरिलाइजेशन, पेस्टराइजेशन, ये डिफरेंट कंडीशन या सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट हमारे पास चैलेंजेस आते हैं जिसके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। जैसा कि डेली लाइफ में आप रूटीन का कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आए, घर गए वगैरह वगैरह, यू कैन जस्ट यूज अ सोप to decontaminate your hands, simple enough है। अच्छा, लेकिन अगर हॉस्पिटल का विजिट हो गया, अब हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आर देयर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इन्फेक्शन कहते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, NOSOCOMIAL, nosocomial infection. These are the hospital acquired infection. If we return from the hospital, now we have to sanitize the hands, to use proper केमिकल सैनिटाइज द हैंड्स। अब इसका मतलब है कि हमारे पास कंडीशन थोड़ी स्ट्रिंजेंट हो गई है। जो क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस पेशेंट इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं और इन्फेक्शन स्प्रेड करता है हॉस्पिटल्स में थ्रू देयर स्पिटिंग, थ्रू देयर रेस्पिरेशन, थ्रू देयर एरोसॉल्स, थ्रू देयर फीसेस, थ्रू देयर यूरिन। तो उस केस में हमारे पास कंडीशन ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गई है। नाउ वी हैव टू अप्लाई मोर critical sanitizers or the chemical reagents to decontaminate or sanitize our hands. ये नॉर्मल लाइफ से थोड़ा स्ट्रिंजेंट। आगे अगर माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग इन अ लैब एंड स्पेसिफिकली यू आर वर्किंग विद सम पैथोजन इन योर लैब, तो कंडीशन का मजीद स्ट्रिंजेंट हो जाएगी। क्योंकि लैब के अंदर आप पैथोजन पे काम कर रहे हैं, जब आप लैब से बाहर आएंगे डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपके साथ जो कंटेमिनेंट है वो बाहर ना आए। और लैब के साथ अगर लैब में एयर क्रॉस कर रही है, लैब में आ रही है जा रही है, तो उसके लिए HEPA फिल्टर चाहिए होगा कि जितनी एयर अंदर आ रही है वो भी प्योर आए, जितनी अंदर से बाहर जा रही है वो भी क्लीन जाए, फिल्टर्ड जाए। उसके लिए हमारे पास कंडीशन मोर स्ट्रिंजेंट हो गई है। इस केस में आपने देखा है कि आप जब लैब में काम करते हैं तो आप पहले वो सरफेस को स्टेराइल कर रहे होते हैं, गालिबन कभी किया, खुदा के लिए कर दिया। और वो जब आप हुड के अंदर काम करते हैं वो एक स्ट्रिंजेंट कंडीशन है जिसमें सामने ब्लोअर है एयर का, आप उसमें फ्लेम ऑन करके काम कर रहे होते हैं। रिसर्च वाले बच्चे तो काम करते हुए देखे होंगे आप लोग, प्लीज ऐसा मत करिए। उस छोटी लैब में काम कर रही थी। फूड एंड फूड प्रोडक्शन फैसिलिटीज, व्हेन वी आर डीलिंग विद द फूड प्रोडक्शन, उसमें कंडीशंस मजीद स्ट्रिंजेंट होती हैं क्योंकि फूड पैक होके मार्केट में जानी है, हमें नहीं पता कि 10 दिन रहनी है शेल्फ में, स्टोर में 15 दिन रहनी है, महीना रहनी है। तो वी हैव टू
वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और फूड प्रोडक्शन के अंदर अगर कंटेमिनेशन आ गई है, दैट कैन परसिस्ट टू। बहुत दफा ऐसा हुआ कि कंटेमिनेशन आ गई, अब इसी वजह से जो फूड के पैकेज होते हैं, पैकेट्स, उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ आगे बैच नंबर, टाइम भी मेंशन होता है। वो इसलिए होता है कि समहाउ अगर मेरे पास मैंने वो कुछ जूस या किसी भी चीज़ का यूज़ किया बॉक्स और मुझे लगा कि इसके अंदर कंटेमिनेशन है, आई रिपोर्ट इट टू द कंपनी। कंपनी क्या करेगी कि उस बैच नंबर की जितनी प्रोडक्ट मार्केट में है उसको पुल बैक, उसको पिक कर लेगी टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कंटेमिनेशन। इसी वजह से जैसे इट इज रिकमेंडेड कि पैक्ड फूड जो है किसी अच्छे स्टोर या चेन से खरीदने चाहिए जहां पे कंपनी खुद सप्लाई करती है। कंपनी इज रिस्पांसिबल टू पिक द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर, जब हम खुद सप्लाई करें। तो जब फूड प्रोडक्शन फैसिलिटीज के साथ हमें आता है तो हमें ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहांस होती है। तो फूड प्रोडक्शन फैसिलिटीज के अंदर एसओपीज ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे द फूड प्रोडक्शन फैसिलिटीज वेयर लैक्टोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, लैक्टोजन फूड इन्फेंट फार्मूला है, कमर्शियली आती है टीवी पे, सिरिलैक इज बीइंग प्रोड्यूस्ड या नीडो एक्सेट्रा। इनके अंदर बड़ी स्ट्रिंजेंट, इन प्लांट्स में बड़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, एसओपीज हैं। फॉर एग्जांपल मुझे याद पड़ता है, I have done internship in this company। तो हम जब जाते हैं प्लांट पे तो उसमें हमें प्रॉपर चेंज करना पड़ता है, ऊपर उसको टाई, कैप और जूते चेंज, जूतों के ऊपर फिर से कवर एंड हैंड सैनिटाइज, ग्लव्स, एंड देन यू आर अलाउड टू एंटर इनटू द प्लांट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, इन्फेंट फार्मूला है तो उसके लिए तो मजीद है, उसके लिए चंद लोग हैं जो उसके अंदर जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसने सैंपल लेने जाना होता है वहां पे, उसके लिए भी एसओपीज बड़े स्ट्रिंजेंट हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि विद सिचुएशन हमारे पास एसओपीज और प्रोसेसेस स्ट्रिंजेंट होते चले जाते हैं, वी हैव टू फॉलो इट। जैसे ये पेंडेमिक के केस में हमने शायद कभी भी ये मास्क इतनी देर ना पहना हो पूरी जिंदगी में जितना हमने अब पहना, और सैनिटाइजर्स, और तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वी हैव टू कंट्रोल द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड वी हैव टू यूज एसओपीज। अगला है वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है आजकल इसमें ड्रिंकिंग वाटर भी ऐड हो सकता है और जो डोमेस्टिक वाटर ट्रीट करके रिवर्स में फ्लो किया जा रहा है उसकी ट्रीटमेंट भी आएगी। इस केस में हमारे पास एक्स्ट्रा केयर होती है और हमें उसको वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जो हमारे पास रॉ वाटर है जो ज़मीन से पंप किया जा रहा है उसकी सैम्पलिंग, उसकी प्रोसेसिंग और उस प्रोसेसिंग के बाद सैम्पलिंग, उसके बाद जो बोटल्स पैक हो गई हैं उन बोटल्स की रैंडम सैम्पलिंग, उसमें से बैक्टीरियल लोड फाइंड किया जाता है, फंगल, मोल्ड, एंड इफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर अबव द अलाउड नंबर तो उस प्रोडक्ट को वहीं पे रोका जाता है, उसको डिस्कार्ड किया जाता है, मार्केट में नहीं देना। तो दे आर रिस्पांसिबल and situation to situation things are getting stringent. Okay, good. तो आगे चलें कि थक गए हैं? थक गए? यस सर। घर पे बैठे थक गए भाई, आप घर पे बैठे थक गए? अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ते हैं थोड़ा सा और 5 मिनट बस। ओके यार, शोर आना शुरू होता है, दरवाजा बंद कर। अच्छा जी, हमने जब एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़े थे, उसमें हमने सीरियन एक्सपेरिमेंट्स कुछ पढ़े थे। उनमें हमने देखा था कि when John Kenton tried to repeat the experiment or to reproduce the experiment of Pasteur, he was not successful. क्यों? उसमें हमने देखा था कि हे प्रेजेंट हियर, it was supposed that हे के ऊपर heat resistant organism present,
जो कि ब्रॉथ में आए एंड ब्रॉथ को टेम्परेचर और ब्रॉथ को 5 मिनट के लिए बॉईल कर रहे थे, उससे वो खत्म नहीं हुए, और जब उन्होंने 5 घंटे के लिए बॉईल किया तो वो dead हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि वेजिटेटिव फॉर्म, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि 2 फॉर्म्स हैं, एक एंडोस्पोर्स और एक वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव फॉर्म is actively growing organism and endosperms, they are in the form of spores and they can be in more harsh condition। तो वेजिटेटिव फॉर्म में ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सकता है शॉर्ट टर्म हीटिंग से, मिसाल के तौर पे आधा घंटे की हीटिंग काफी है। लेकिन इफ द स्पोर्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है फर्स्ट वाला एंडोस्पोर्स ऑफ बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम, और अगर यही ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वेजिटेटिव सेल्स के लिए तो आधे घंटे के लिए नाप है, बट इफ द स्पोर्स आर देयर वी हैव टू ट्रीट विद द केमिकल रेजेंट अप टू 10 आवर्स। सिचुएशन डिफर कर गई है, ऑर्गेनिज्म का मॉड डिफर कर गया। इसी तरह से अदर एग्जांपल प्रोटोजोन के केस में, if the protozoan cyst and oocyst, what is the difference between cyst and oocyst? Rizwan, ये zoology का question है। cyst and oocyst, cyst and oocyst, here second point, protozoan cyst and oocyst, what is the difference between cyst and oocyst? कोई बता दे। Ayaz, are you there? बैक्टीरियाज अपने अंदर, यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर बैक्टीरियाज अनफेवरेबल कंडीशन में अपने अंदर डेवलपमेंट के लिए सिस्ट बना लेते हैं लेयर, और oocyst सर जब उन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है। रिजवान कुछ ऐड करना है इसमें? ध्यान नहीं आ रहा हमारे पास, देखो अगर देखे ना बताना सर क्लास को, देखो सर ध्यान हमारा मैं एक्टिवेट करवाता हूँ। जोलॉजी का क्वेश्चन है, देखो अपने पास क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन oocyst एंड cyst, और अगले जो कल वाली क्लास है उसमें कुछ से पहले तो मैं टाइम दूंगा 2 मिनट। ओके गुड, एक्सप्लेन करना है तुम्हें। ओके, प्रोटोजोन सिस्ट एंड oocyst के केस में कंडीशन जो है वो डिफर कर सकती है। फॉर एग्जांपल जार्डिया लैम्बला ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का नाम है। नॉर्मली ये फिशेस के थ्रू कंटेमिनेशन स्प्रेड होती है। ये अगर कोई किसी पर्सन इन्फेक्टेड है जार्डिया से और क्रिप्टोस्पोरिडियम से तो ये फिशेस के थ्रू सिक्रेट होगा, और अगर डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ कहीं पे कंटेमिनेट कर रहा है तो फिर हमारे पास ज्यादा चांसेस हैं इन ऑर्गेनिज्म के कंटेमिनेट करने के ड्रिंकिंग वाटर को। तो सिंपली इनको अगर ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल कर लिया जाए तो ये दोनों के दोनों पैथोजन जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इट इज सिंपल टू डिस्ट्रॉय देम। अगला है माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज। माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज को किल करना थोड़ा सा आसान नहीं है, मुश्किल है। माइकोबैक्टीरिया का जिक्र सुना तो किसी ने? माइकोबैक्टीरियम का जिक्र सुना कभी आपने? कैसे कहाँ पे? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एंड पॉजिटिव एजेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम, तो माइकोबैक्टीरियम जो है इसकी सेल वॉल के अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, इट हैज वैक्सी सेल वॉल। इसको किल करना आसान नहीं है, दिस इज डिफिकल्ट, सो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर मोर टॉक्सिक डिसइंफेक्टेंट्स टू किल। इसी वजह से अगर किसी को टीबी का मर्ज है और टीबी के लिए जो कोर्स है मेडिसिन का मेडिकेशन कोर्स वो 8 महीने तक चलता है। 2 वजूहात हैं। एक तो जो ट्यूबरक्लोसिस है इसका जनरेशन टाइम मैंने बताया था पहले सेशन में 12 घंटे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जनरेशन टाइम 12 आवर्स है। जब हमें कोई सिंपल थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो हमें कोर्स डॉक्टर होता है 5 से 6 दिन तक, क्योंकि उस टाइम इन्फेक्शियस एजेंट का जनरेशन टाइम होता है 20 to 30 मिनट्स, 5 से 6 दिन इनफ। लेकिन माइकोबैक्टीरियम के केस में जनरेशन टाइम है 12 आवर्स का। इस वजह से जो कोर्स होता है वो 8 मंथ्स तक चलता है। और दूसरी बात ये है कि इसको किल करना डिफिकल्ट है बिकॉज़ इट हैज वैक्सी सेल वॉल। सुडोमोनास ये इसको अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन भी कहते हैं एंड सुडोमोनास स्पीशीज जो है इनको किल करना थोड़ा सा मुश्किल है। देयर आर सर्टेन केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स जिसके अंदर ये ग्रो हो जाते हैं। सुडोमोनास हैज एबिलिटी कि वो बजाय उस डिसइंफेक्टेंट से किल होने के ये उस केमिकल डिसइंफेक्टेंट के अंदर ग्रो कर जाते हैं। ये प्रॉपर्टी इसकी इसको डिफिकल्ट बनाती है इसको कंट्रोल करने में, और ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। इसके अलावा नेकेड वायरसेस,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेकेड वायरस एंड एनवेलप्ड वायरस, के बता सकते हैं? वायरोलॉजी पढ़ी? गुड, बताएं व्हाट इज, मैंने कहा वायरोलॉजी नहीं पढ़ी, हमने सारे लाया था। प्रोटीन कोड का जिक्र नहीं आएगा, प्रोटीन कोड दोनों में होगा, नेकेड में भी और एनवेलप्ड में। नेकेड एंड भाई कुछ तो ख्याल, ये एफएससी में भी था, नेकेड एंड एनवेलप्ड। वेरी नाइस। Enveloped viruses are the viruses which have an extra protective layer around them. For example, अगर यहाँ पे ये एक प्रोटीन कोट है this one और ये वायरस है इसके अराउंड this one, ये इनवेलप है लिपिड का, और ये आता कहाँ से है? जब वायरस होस्ट सेल से बाहर निकलता है तो होस्ट सेल की जो सेलुलर मेम्ब्रेन है उसका पीस अपने साथ अराउंड, इसको एनवेलप्ड कहेंगे, और जिसमें ये नहीं होगा उसको नेकेड। अच्छा, अब जो इनवेलप्ड वायरसेस हैं, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, इनवेलप्ड वायरसेस को किल करना आसान है, नेकेड को किल करना मुश्किल है। समझ में आती है बात? ये ऐसा ही है, इनवेलप्ड वायरस को किल करना आसान है और नेकेड को मुश्किल। कैसे? इनवेलप्ड जो है इनका अगर ये इनवेलप रिमूव हो जाएगा दे विल डाई। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग है, व्हेन वी विल रिमूव द कोटिंग तो अब इन तक डायरेक्टली पहुंच सकेंगे एंड दे कैन डाई, बिकॉज इन्होंने अपने इर्द गिर्द से बना दिया। और नेकेड जो है वो इस इनवेलप के बगैर, विदाउट दिस इनवेलप दे आर प्रोटेक्टिंग देयर सेल्फ। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि जो लिपिड लेयर है ये आती है होस्ट सेल से, और हमें पता है कि ये होस्ट सेल अगर इसका होस्ट एनिमल है, इसके होस्ट प्लांट्स हैं, तो हम सिंपली केमिकल डिसइंफेक्टेंट एनिमल सेल्स के वाले यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दे कैन किल इजीली दीज वायरसेस। लेकिन क्योंकि इसके अराउंड कोट नहीं है तो इसके अराउंड फिर ये वाले केमिकल इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे एंड दे कैन नॉट किल इट। अब समझ में आई? आगे समझ में? This one? Great. ओके, इसके अलावा कौन सा प्रोसेस यूज करना है, कितने टाइम के लिए यूज करना है, इट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर इनिशियली प्रेजेंट। इनिशियली एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल दिस इज माय हैंड एंड ये नॉर्मल मैन मेरी रूटीन में है और इसको मैं सैनिटाइजर से कर सकता हूँ, इट्स फाइन। बट if I expose this hand with the microbiological plate, तो इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लोड बढ़ गया है, नंबर ऑफ इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके लिए मुझे मोर स्ट्रिंजेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी to kill the माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गॉट इट? इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रो इनिशियल, चलें अभी यहाँ तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे DRT, डेसिमल रिडक्शन टाइम, और डेसिमल रिडक्शन टाइम में हम पढ़ेंगे, उसमें डेसिमल रिडक्शन टाइम की कुछ बात हम कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था द डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज आल्सो लॉगरिथमिकली, तो ये हम पढ़ेंगे, कल आपको इसका ग्राफ भी दिखाऊंगा, उसके बाद ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और फिर हम इसमें आगे जाके केमिकल एजेंट्स और फिजिकल एजेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। ओके, चलें जी, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द क्विज। बाय बाय।